स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे छठे प्रकार की जो संख्या है वो है अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स वह संख्याएं जो केवल खुद से तथा एक से भाग होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वह संख्या जो खुद के पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और डेफिनेशन या परिभाषा हो सकती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद वह संख्या होगी और दूसरा एक होगा, वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्याएं मैंने नीचे लिख दी हैं। दो से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। आप चेक कर सकते हैं कि ये केवल अपने पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं, और किसी भी संख्या के पहाड़े में ये नहीं आएंगी। तो इसके बाद अगर हम देखें कि जो दो है वह अकेली ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम और अभाज्य दोनों है। ये केवल ऐसी दो संख्या, ये दो नंबर है, संख्या दो है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। इसके बाद सारी संख्याएं विषम अभाज्य संख्याएं हैं। केवल दो संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो अभाज्य संख्याएं तो अनंत तक चलेंगी। तो आपका काम है कि अब 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखनी है। मैंने 2 से लेकर 23 तक की लिख दी है। 23 से आगे अब 100 तक की अभाज्य संख्याएं आप लिखें अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं। सातवें प्रकार की संख्या है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं एक कंपोजिट नंबर्स, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अभाज्य नहीं होंगी वो भाज्य होंगी। ठीक है, एक आध एक्सेप्शन आएगा, वो नीचे मैंने लिख दिया वैसे। तो अब परिभाषा के हिसाब से हम देखें तो भाज्य संख्या है वह संख्या जो खुद से, एक से तथा किसी अन्य संख्या से भी भाग होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। हम सीधे सीधे कह सकते हैं वह संख्याएं जो तीन संख्याओं से भाग होती है, कम से कम तीन संख्याओं से, वह भाज्य संख्या होगी। तो तीन संख्याएं कौन कौन सी होंगी? खुद से, एक से, किसी एक अन्य संख्या से। तीन से ज्यादा होंगी तो भी ये भाज्य ही होंगी। या फिर हम दूसरे तरीके से कहें कि जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। दो से अधिक गुणनखंड, तीन हो, चार हो, पांच हो, उसके बाद तो कितने ही गुणनखंड हो। तो भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 और इसके बाद भी अनंत तक चलती जाएगी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो है ये संख्याएं वो होती हैं जो कम से कम तीन संख्याओं के पहाड़े में जरूर आएंगी। अगर मैं एक उदाहरण लूं तो चार का, चार जो है एक के पहाड़े में आती है, दो के पहाड़े में आती है और चार खुद के पहाड़े में आती है। ऐसे ही अगर मैं छह लूं तो छह जो है एक के पहाड़े में, दो के पहाड़े में, तीन के में और छह खुद के पहाड़े में। तो देखो वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड, ये मैंने जो नीचे लिखा ये गुणनखंड है। एक, दो, तीन, चार, चार गुणनखंड हो गए हैं छह के। तो जिसके भी दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब एक विशेष बात है कि एक ना तो यहाँ पे आया है ना यहाँ पे आया है, तो इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक का केवल एक ही गुणनखंड है। तो ये दोनों परिभाषाओं में हमारा सही फिट नहीं बैठता है। जैसे कि जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं लेकिन एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है, खुद एक ही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ये कहती है भाज्य संख्या वो होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, इसका तो एक ही गुणनखंड है तो दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं है इसके। तो ये एक जो है केवल ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, और इसका कोई अन्य नाम भी नहीं दिया गया है। आप इसको नोट कर लें, अपनी नोटबुक में लिख भी लें और याद कर लें इनको। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अगले प्रकार की संख्याएं, परिमेय संख्याएं, जो कि हमारे 10वीं के सिलेबस में भी है। हमने इन संख्याओं को 9वीं कक्षा में भी पढ़ा था। तो इनको हम डायरेक्ट
बता नहीं सकते कि ये संख्याएं परिमेय है ये नहीं है। इनको हम परिभाषा से समझेंगे और परिभाषा को फिर संख्या में जांचेंगे कि परिभाषा अगर हमारी फिट बैठ रही है तो परिमेय संख्या है, नहीं तो नहीं है। तो परिमेय संख्याओं को शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हो। p बटे q का मतलब हो गया कि अंश बटे हर। p बटे q यानी कि ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो वह संख्याएं जो p बटे q के रूप में यानी कि अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, और जहां p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मैंने ऊपर लिख दिए हैं, फिर से याद दिलाने के लिए, पहले पढ़ा चुका था, आप वहां से देख लो या यहां मैंने लिख दिया हिंट के लिए। और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। q का मान कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तीसरी बात है कि p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हो, सह अभाज्य संख्या को प्राइम संख्या हो। मैं इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा आपको, ये जब HCF पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो हम जब परिमेय संख्याएं जांचेंगे तो खासकर हमने पहला और दूसरा जो हमारा पॉइंट है इस पे ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 10वीं के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैं HCF पढ़ाते हुए तब मैं आपको बता दूंगा तीसरे पॉइंट को। तो देखते हैं, अब हम जांचते हैं कि हमारी, मैंने कुछ संख्याएं नीचे लिखी हुई हैं, जांचते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। ऊपर हमारी परिभाषा लिखी हुई है, उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे। तो देखो भाई, पहली क्या कह रहा है कि 2/3 क्या ये परिमेय संख्या है? तो 2/3, तो पहले हम देख सकते हैं कि p बटे क्यू का रूप है। ठीक है, पहली चीज हमारी पूरी हो गई, p बटे क्यू रूप है। दूसरा हमारा हो गया कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो q की जगह 3 आया है, यानी कि 0 नहीं है। तो दूसरी तीसरी चीज हो गई हमारी, q जो है हमारा 0 नहीं हुआ। और p और q दोनों पूर्णांक हो, तो p और q दोनों ही पूर्णांक है। देखो p क्या है 2, q क्या है 3, तो 2 और 3 दोनों ही पूर्णांक है। तो हमारी ये तीन चीजें फिट बैठ गई है। इस जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है इसकी आवश्यकता हमें यहाँ नहीं पड़ेगी, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। तो हम सिर्फ परिमेय संख्या जांचने के लिए केवल दो ऊपर वाले पॉइंट का और p बटे क्यू के रूप का ही प्रयोग करेंगे। तो हम अपनी अगली संख्या देखते हैं। ये हमारी हो गई है, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई है। ठीक है, इससे अगली देखते हैं, घटा 2/3, तो p बटे क्यू का रूप है। दूसरा घटा 2, ये भी पूर्णांक है, और 3/3 है, ये भी पूर्णांक है, यानी कि p और q दोनों ही पूर्णांक हैं। तो दूसरी बात भी हमारी ओके हो गई। तीसरा, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। तो देखो 3 है और 3 तो 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या हो गई है। इससे आगे वाली संख्या हमारी है कि 2/3। 2/3 का मतलब हो गया p बटे क्यू रूप हो गया, p बटे क्यू है, ठीक है ओके। उसके बाद p और q दोनों पूर्णांक है, तो 2 भी पूर्णांक है और घटा 3 भी पूर्णांक है, तो ये भी चीज हो गई। और q 0 के बराबर नहीं है, तो q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। इससे अगली घटा 2 और घटा 3 हम इसी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। आप करना, देखना कि परिमेय आएगी या नहीं आएगी। तो मैं छोड़ देता हूं इसको। उससे अगला आ गया 3। अब 3 को देखते हुए हमें लगता है कि भाई p बटे क्यू रूप तो बना ही नहीं, खाली 3 है, इसका q तो है ही नहीं। लेकिन याद रखो, किसी भी संख्या के आधार में, बेस में, हर में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे 1 लिखा होता है। याद रखो, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। तो 3 का मतलब होता है 3/1। तो ये 3 जो है 3/1 है। तो अब ये p बटे क्यू का रूप बन गया, हाँ बन गया। 3
और एक दोनों ही पूर्णांक है, देखो 3 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो p और q पूर्णांक भी हो गए, दूसरी वाली हमारी बात भी फिट हो गई। तीसरी q जो है वो जीरो नहीं है, यानी कि नीचे वाला जीरो नहीं है, तो देखो q जीरो नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब है ये परिमेय संख्या, और ये यही बात थी, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब जीरो को चेक करो इसी हिसाब से, जैसा अभी 3 बताया वैसा ही जीरो को देखो, तो जीरो भी परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि 0/1 मैं लिख सकता हूं। 0/1 मैंने लिख दिया, तो p/q रूप हो गया। 0 और 1 दोनों ही पूर्णांक है। q जीरो नहीं है, यानी कि नीचे वाला जीरो नहीं है। ऊपर वाले के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, ऊपर वाला जीरो हो सकता है, लेकिन उसने कहा है नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमारा नीचे वाला जीरो नहीं है, तो ये भी पूर्णांक परिमेय संख्या हो गई, तो ये भी, क्योंकि ये और ये एक ही बात है। अब 5/0 इसको देखो, 5/0 p/q है, हाँ है। p और q दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो हो गया, तो इसका मतलब है ये परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़े तो ये हो गया 1.99। दशमलव का मतलब हमें पता है, अगर हम इसको देखें तो हम कहेंगे कि p/q रूप तो नहीं है, लेकिन 1.99 को हम लिख सकते हैं 199 में, दशमलव कितने के बाद है, दो संख्याओं के बाद है, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 199 आ गया। अब ये p/q रूप बन गया, p/q रूप बन गया, p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक, p और q दोनों पूर्णांक है, क्योंकि 100 आगे कहीं ना कहीं आ ही जाएगा और 199 भी आ जाएगा पूर्णांकों में, तो दोनों ही पूर्णांक है, और q जीरो नहीं है, नीचे वाला 100 है, जीरो नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या है। उससे अगला है वर्गमूल 3। अगर वर्गमूल 3 हमने लिखा हुआ है, अगर मैं इसके नीचे 1 भी लगा देता हूं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लिखा जाता है, तो वर्गमूल 3/1, तो ये p/q बन गया। क्या p और q दोनों पूर्णांक है? क्या वर्गमूल 3 को कहीं पूर्णांकों में देखा है? तो कहीं भी पूर्णांकों में नहीं है, तो वर्गमूल 3 क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब वर्गमूल 16, तो वर्गमूल 16 है, तो वर्गमूल 16 है, तो वर्गमूल का हम इसमें लगाएंगे, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको गुणा करके लिखूं तो ये 4 × 4 हो गया, इसका जोड़ा बन गया, तो वर्गमूल में से 1 बाहर निकल आएगा, यानी कि 4, अंदर कुछ नहीं बचा, जोड़े में से 1 बाहर निकल गया, वर्गमूल खत्म हो गया। ठीक है, तो यानी कि 4 संख्या आ गई। क्या 4 परिमेय है? तो क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो p/q बन गया। p और q दोनों ही हमारे पूर्णांक है, और नीचे वाला 1 लिखा है मैंने, तो ये जो है जीरो भी नहीं है, तो इसलिए p/q हमारी परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब हो गया 2 × 2 × 2, ये 8 बन गई, तो 8 तो हमारी परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब 0/7, तो 0/7 तो p/q है। p और q दोनों पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है। नीचे वाला q जीरो नहीं हो सकता, नहीं है, ये तो 7 है, तो इसका मतलब तीनों हमारी परिभाषाएं फिट बैठ रही है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो हमने परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में पहचान लिया है। हमने देखा कि जितनी भी संख्याएं 3 है, 4 है, 1 है, ऐसे ही मैं घटा घटा 2 भी ले सकता था, घटा 2 के नीचे भी 1 आ जाएगा, दोनों ही पूर्णांक है, p/q है, और नीचे वाला जीरो नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या, यानी कि जितनी संख्याएं हमने अब तक पीछे पढ़ी थी वो सारी की सारी परिमेय संख्या आ गई। जितने भी पूर्णांक है वो सारे ही परिमेय संख्या है। पूर्णांकों के अंदर ही प्राकृत संख्याएं आ गई थी, पूर्ण संख्याएं भी आ गई थी, सम संख्याएं भी आ गई थी, विषम संख्याएं भी आ गई थी, तो ये सारे के सारे पूर्णांक जो है परिमेय संख्या में भी आ गए। ठीक है, तो परिमेय संख्या हमने पढ़ ली है, p/q रूप इसका पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने अब तक
प्राकृत संख्याएं पढ़ी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, पूर्णांक पढ़े, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, और उसके बाद हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी। तो याद रखो, ये जितनी भी हमने सारी संख्याएं पढ़ी हैं, ये सारी की सारी परिमेय के अंदर आ चुकी है। ठीक है, जब हमने पूर्णांक पढ़े थे, ये प्राकृत संख्याएं सारी पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में आ गई थी, पूर्ण संख्याएं सारी पूर्णांक में आ गई थी, और सम संख्याएं ये भी पूर्णांक से थी, और भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी पूर्णांक से थी। और अब अभी जो बताया है कि जितने भी पूर्णांक है वो सारी परिमेय संख्या में आ गए हैं। तो यानी कि हमारा अब जो जितनी भी संख्याएं हमने अब तक पढ़ी थी वो सारी की सारी परिमेय संख्या में आ गई है। पूर्णांक जो हमने पढ़े थे वो सारे पूरे पूरे नंबर थे, चाहे जमा के नंबर थे, चाहे घटा के नंबर थे। तो देखो, कहीं भी हमें इनमें आधे अधूरे नंबर नहीं मिले थे। आधे अधूरे नंबरों से मतलब है कि कहीं भी क्या हमें यहाँ पे जो है 1.5 दिख रहा है, 1.25 दिख रहा है, ये पूर्णांक लिखे थे मैंने, ये पूर्णांक थे। क्या पूर्णांकों में कहीं भी 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 या घटा में भी हमें, या फिर आधा, पौना, 1.25, 2.25, 2.25, क्या हमें कहीं दिख रहे हैं ये नंबर्स? तो इसमें नंबर्स नहीं थे। तो ये जो जितने भी हमारे आधे अधूरे नंबर थे, यानी कि फ्रैक्शन के नंबर थे, चाहे वो जमा के थे चाहे घटा के थे, वो सारे नंबर भी, और जो पहले पढ़े हुए हैं ये सारे नंबर भी, ये मिला के किस में आ गए? परिमेय संख्याओं में। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं अब हमारी, अब तक जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी है, तो उन सब संख्याओं का एक समूह बन गया है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के अलावा भी कोई संख्या होती है, 9th कक्षा में थोड़ा सा उसका जिक्र था। तो परिमेय संख्या के अलावा जो संख्या होती है उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या होगी। तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। परिमेय जो नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। तो हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा वही परिभाषा के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं या हम कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर, सीधे सीधे कहे तो जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ अगर मैं लिखने को आया तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। और जिसको लिखा जा सके वो परिमेय। जहां P तथा Q पूर्णांक, ये पहली बात थी हमारी, हो, दूसरा Q 0 के बराबर नहीं हो, तीसरा कि P तथा Q सह अभाज्य संख्या हो। तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले लिखा था कि वर्गमूल 3, तो जितनी भी वर्गमूल वाली संख्याएं हैं जो वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकती है, जो पूर्ण वर्ग ना हो,
वही 3 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, तो ये वर्गमूल से बाहर कभी आ नहीं सकती। तो वर्गमूल 3 क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही अगर मैं वर्गमूल 5 लिखूं, ऐसे ही मैं अगर वर्गमूल 10 लिखूं, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर मैं वर्गमूल 6 लिखूं, अगर मैं 2 वर्गमूल 5 लिखूं, अगर मैं 3 घटा में वर्गमूल 2 लिखूं, मैं 3 जमा में वर्गमूल 5 लिखूं, तो ये सारी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी। याद रखो, जिनका भी वर्गमूल खत्म नहीं हो सकता है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जिनका वर्गमूल खत्म हो सकता है वो हमें देखनी पड़ेगी कि वो परिमेय है या नहीं है। तो जिनका वर्गमूल खत्म हो सकता है वो संख्याएं देखते हैं। अगर मैंने लिखा वर्गमूल 16, तो अगर मैं वर्गमूल के हिसाब से देखूंगा तो हम एकदम से गलती कर सकते हैं कि हम इसको अपरिमेय बताएंगे। लेकिन अगर देखें तो 16 किसका वर्ग होता है? 16 4 का वर्ग होता है। तो 4 गुणा 4 लिखा, तो इसका जोड़ा बन गया, इसमें से 4 बाहर निकल आया, जोड़े में से 1 बाहर निकल आता और वर्गमूल खत्म हो गया। तो जिस संख्या का वर्गमूल खत्म हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, वो परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसको जांचने के लिए हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगी संख्या। जैसे 16 पूर्ण वर्ग था, ऐसे ही मैं बहुत सारे पूर्ण वर्ग बता देता हूँ। यहाँ पे पूर्ण वर्ग हमारे कौन से होते हैं? जो किसी भी संख्या का वर्ग होते हैं। जैसे 1, 4, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये पूर्ण वर्ग की संख्याएं हैं। अगर ये वर्गमूल में आ जाती हैं तो ये परिमेय ही रहती हैं, क्योंकि वर्गमूल में जाने के बाद इनका जो है संख्याओं का ऐसे जोड़ा बनेगा और एक संख्या जो इनका वर्गमूल होगा वो बाहर निकल आएगा और वो परिमेय संख्या होगी। तो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को इस प्रकार पढ़ा। अब आगे हम एक तरीके से और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। वह तरीका, अब तो ये तो परिभाषा का रूप था, हमने परिभाषा के रूप में परिमेय संख्या भी पढ़ी और अपरिमेय भी पढ़ी। अब हम दूसरा रूप और पढ़ेंगे। दूसरा रूप है वह दशमलव प्रसार का। तो हम देखते हैं अब दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है दशमलव प्रसार के बारे में। तो दशमलव प्रसार देखते हैं हम। जब भी मैं किसी संख्या को, मान लिया मैंने 10 को 8 से भाग दिया, तो 8 एकम 8, बच गया 2। अब ऊपर नंबर खत्म हो गया तो मैंने दशमलव लगाया, दशमलव लगाया, ज़ीरो ली, ऊपर से ज़ीरो उतारी, तो 8 दूनी 16 पे गया, बच गया 4, ऊपर से फिर से ज़ीरो उतारी, तो ये 8 पंजे 40 पे गया। तो जो संख्या हमारी दशमलव में की तरफ बढ़ी आगे, उसको, उस संख्या का दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी कि अगर मैं 1.25 लिखूं, तो ये जो 0.25 है ये क्या होगा? ये दशमलव प्रसार होगा। प्रसार का मतलब होता है फैलाव। तो दशमलव की तरफ हमारी संख्या कितनी फैली हुई है इसके बारे में हमें पता चलता है। तो दशमलव प्रसार से भी हम अपनी संख्याओं का, कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, यह पता लगा सकते हैं। आसान सी चीज़ है, ध्यान से सुनना तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखो भाई,
मैं कुछ प्रकार के दशमलव प्रसार लिखता हूँ। जैसे कि मैंने एक तो अभी लिखा था कि मैंने 10 को 8 से भाग दिया, तो 8 एकम 8 दशमलव लगा दिया, 0 ली, 8 दूनी 16, बच गए 4, 8 पंजे 40 हो गए। तो शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया है। आगे भाग नहीं देना क्योंकि भाग समाप्त हो गई है। जहाँ भी भाग समाप्त हो जाए, दशमलव जो है शेषफल 0 आ जाए, शेषफल जहाँ भी 0 आ जाएगा, ऐसे प्रसार को, ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। शांत दशमलव प्रसार, ये शांत का ही अपभ्रंश है शांत। तो शांत यानी कि ये शांत हो गया, ये रुक गया है दशमलव प्रसार, आगे नहीं जा रहा है क्योंकि भाग ही समाप्त हो गई है, तो दशमलव आगे प्रसार होगा ही नहीं। तो इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ऐसे ही अगर मैं 10 को 3 से भाग दूं, तो 10 को अब मैंने 3 से भाग दिया, तो ये क्या आएगा, 3 तिया 9, बच गया 1, दशमलव लगा दिया, दशमलव ऊपर भी लगा दिया, 0 उतार ली, फिर से 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, 0 उतार ली, फिर से 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 उतार ली और 3 तिया 9, फिर से 1 बच गया, 0 उतार ली, 3 तिया 9, और ये कभी भी रुकेगा नहीं। देखो, कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा, ये बार बार वही संख्या आती जाएगी। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं जो जिसका दशमलव प्रसार रुके नहीं, ये हो गई अशांत। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत, यानी कि ये कभी शांत नहीं होगी, तो इसको अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। और ये जो मैंने पीछे लगाया ना डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होता है कि ये चलती ही जा रही है, कभी रुकेगी नहीं। ये 3 3 3 आता ही जाएगा। कहीं हो सकता है 2 नंबर रिपीट करें, ये देखो 3 बार बार रिपीट कर रहा है ना, पुनरावृत्त हो रहा है। तो कहीं पे हो सकता है 2 5 2 5 2 5 2 5 ऐसे आए, कहीं 7 8 7 8 7 8 ऐसे रिपीट करता जाए। तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। लेकिन इस अशांत में भी एक चीज देखनी है हमने, इस अशांत में भी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें, अशांत तो है ही, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति भी हो रही है। तो इसको हम कहेंगे अशांत तथा पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार है। ये अशांत भी है और इसमें दोहराव हो रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराव, बार बार जिसका जो रिपीट होती रहे, बार बार आती रहे। तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत पुनरावृत्ति, या और थोड़ा छोटा करें तो इसको कहेंगे अशांत आवर्ती। ये अशांत भी है, अशांत का मतलब है ये कभी भी समाप्त नहीं होगी, चलती जाएगी, हम कितना ही भाग आगे देते जाए ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। और आवर्ती का मतलब है कि बार बार वही नंबर, 2 संख्याएं 3 संख्याएं 1 संख्या बार बार वही रिपीट होती जाएंगी, वही आती जाएंगी। तो ये होती है अशांत आवर्ती। तो हमने देखा शांत दशमलव प्रसार, शांत हो गया, रुक गया, इसमें कोई दोहराव नहीं है, बस ये रुक गया, जहाँ पे रुक गया बस वहीं खत्म, आगे बढ़ नहीं रहा। और अशांत जो है, अशांत दशमलव प्रसार में हमने देखा उसमें आवर्ती हो रही है। लेकिन क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो अशांत भी हो और उसमें
आवर्ती भी ना हो रही हो, यानी कि बार बार एक ही नंबर नहीं आ रहा हो, बदल बदल के नंबर आ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं उदाहरण लूँ तो 2.01 और ये चलता ही जाए। ये डॉट 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 का मतलब है ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, चलता ही जाएगा, यानी कि ये अशांत है। ये डॉट 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 ये चीज़ बताता है। ऐसे ही अगर मैं कोई और नंबर लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 3 मैंने लिखा, मान लिया 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 7 और ये चलता ही है, तो एक पैटर्न बन जाएगा। ये देखो, ये संख्या हमें यहाँ से डॉट डॉट से पता चल रहा है कि ये अशांत है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसकी आवर्ती नहीं हो रही। पहले क्या आया 0 1, फिर आया 0 0 1, फिर आया 0 0 0 1, फिर आया 0 0 0 0 1। हर बार नंबर बदल के आ रहे हैं, तो इसमें आवर्ती नहीं है। तो ऐसी संख्याएं ना ही नीचे वाले में हो रही है, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है? ये होती है अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती, ठीक है, ना तो ये रुकेंगी ही, स्टॉप हो रही है ये, ना तो रुक रही हैं, और ना ही इनमें आवर्ती हो रही है, दोहराव हो रहा है, हर बार नंबर बदल बदल के आ रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अशांत अनावर्ती। तो याद रखो, जब भी हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाए या अशांत हो तो उसमें आवर्ती होए, बार बार रिपीट करे, तो ऐसे दोनों प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। और अगर वो अशांत है और उनमें वो अनावर्ती भी है, यानी कि दोहराव नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अब हमें एक प्रकार से एक परिभाषा और मिल गई है कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, या फिर जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो तो आवर्ती हो, वो संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। और अपरिमेय संख्या वो संख्या होंगी जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती भी हो। तो हम दो तरीके से परिमेय और अपरिमेय संख्या हमने पढ़ ली है। पहली मैंने परिभाषा के तरीके से पढ़ाई थी, और अब मैंने दशमलव प्रसार के तरीके से पढ़ाई है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही तरीके से हमें चीज़ों को सीखना है। आपके अगर कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर मुझे भेज सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये आप बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।